हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी पाठशाला में। और हमारी आज की पाठशाला में हम लोगों ने इस बात पे ध्यान दिया है कि अब टेंटेटिव डेट आ गई है कि मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित है। संभवतः जुलाई में मुख्य परीक्षा हो जाएगी। तो अब हमें अपनी रफ्तार को आगे बढ़ाना अति आवश्यक हो गया है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि पढ़ाई सबने की होगी और की भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब एक महीने में हमें किस प्रकार अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी होगी कि हम वहाँ जाके, क्योंकि 3 दिनों में ही परीक्षा की अवधि निर्धारित की गई है, जो भी टाइम निर्धारित किया गया कि 3 दिनों के अंदर आपकी परीक्षा होगी। इट मीन्स कि फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों ही एग्जाम्स होंगे। एक दिन हिंदी हो जाता है, एक दिन जीएस फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, और एक दिन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होगा। इट मीन्स कि जब तक हमारे पास एक पूर्ण रूप से तैयार स्ट्रेटजी नहीं होगी और उस पर मेहनत नहीं होगी, हम जानते हुए भी बहुत सारी चीज़ें छूट सकती हैं, हमारे जानते हुए भी। तो इस समय हम देखेंगे कि जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस को हमें कैसे कवर करना है, और हमारे जो आसपास चीज़ें घटित हो रही हैं, जो भी घटनाएं हैं, उनको किस तरह से हम कवर अप करेंगे, और लिखने की क्या हमारी शैली हो सकती है, क्या प्रैक्टिस करना है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट पेपर में हमारा कौन कौन सा भाग है और उसको हमको कैसे लेना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री का सेक्शन है, भारत का आधुनिक इतिहास और भारत की संस्कृति। दूसरा सेक्शन है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, और तीसरा है सेक्शन सांख्यिकीय विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। तो हिस्ट्री का जो यह सेक्शन है, यह हमारा एक स्टैटिक सेक्शन है कि इस जो टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, नेहरू, पाश्चात्य शिक्षा से संबंधित प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, जिसमें 1857 का विद्रोह, संथाल विद्रोह, बिरसा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन रहा है। इसमें इन सभी जो टॉपिक्स दिए गए हैं, इन टॉपिक्स में संथाल विद्रोह चूंकि अब झारखंड में है, लेकिन अभी भी यह हमारे सिलेबस से हटाया नहीं गया है, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। 1857 का बिहार में जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उसमें बिहार के साथ साथ, बिहार में उसके महत्व के साथ साथ और उस विद्रोह के स्थिति और विस्तार और जो घटित हुआ घटना, उसके वर्णन के साथ साथ इसमें एक और प्रश्न जोड़ा जाता है, बाबू कुंवर सिंह की भूमिका। इससे भी प्रश्न कभी कभी जोड़ा जाता है। तो हम 1857 के विद्रोह के संपूर्ण पक्षों को ध्यान में रखेंगे कि 1857 का विद्रोह भारतीय स्तर पे क्या था, बिहार के स्तर पे क्या था, और उसमें बिहार में बाबू कुंवर सिंह की भूमिका क्या थी। तो ये पूरा क्वेश्चन बनाना हमें बनाना ही पड़ेगा। फिर बिरसा आंदोलन, यद्यपि यह भी अब झारखंड में चला गया है, लेकिन अभी भी इसे हमारे सिलेबस से हटाया नहीं गया है, इसलिए इसको भी हमें तैयार करना है। चंपारण सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, यह भारतीय स्तर पे भी हमें इस पे देखना है, और बिहार में इसका क्या प्रभाव रहा, किस तरह से बिहार में कौन कौन से लोगों ने क्या क्या योगदान दिया, किस तरह से इसे लड़ा गया, यह इसमें आता है। इसके साथ साथ हम एक प्रश्न और नहीं छोड़ सकते इन टॉपिक्स में, महिलाओं की भूमिका, और इसे हम भारतीय स्तर पे और खासकर बिहार के स्तर पे, 1857 में तो उतना नहीं आता है, लेकिन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हमें तैयार करना होगा। अब हम देखते हैं कला पक्ष से भी एक प्रश्न हमारा निर्धारित होता है, जिसमें मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं कुछ लोग, क्योंकि ये बिहार से है, तो मधुबनी पेंटिंग को भी रखा जाता है, तैयार किया जा सकता है, या अगर उसकी आवश्यकता उस समय पड़ेगी जब पूरे कला पे
कला पे निबंध शायद ये 38वीं या 39वीं समय पूछा गया है, लेकिन अगर संपूर्ण कला पे निबंध जैसा पूछ देता है या कला के विभिन्न आयामों के बारे में पूछता है, तो हमें प्रारंभ से लेके और धीरे धीरे बढ़ते हुए संपूर्ण कलाओं का जो भी बिहार में कला है उन कलाओं पे विशेष ध्यान देते हुए हमें प्रश्न लिखना होगा और हमें प्रश्न की शैली समझनी होगी। दूसरा हम आए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र। यह हमें अपने जो हमने अभी तक के समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से या फिर पत्रिकाओं के माध्यम से अपना जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया होगा, उन सभी को इसमें इंक्लूड करना होता है। अमूमन देखा जाता है कि एक वर्ष की घटना जो भी है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो अथवा राज्य के स्तर पे हो, ये तीनों का ही एक जो समसामयिकी होता है उससे प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों को हम तब तक हल नहीं कर सकते जब तक इसको अप्लाइड वे में हम लिखेंगे नहीं। तो इसके लिए मुझे यह विश्वास है कि आप सभी ने एक अच्छी रणनीति से तैयार किया होगा, और अगर नहीं भी किया है तो बहुत कम समय में इसको आप एक मेन घटना को लेके इस पे हम तैयार कर सकते हैं। इसकी हम आगे कक्षाओं में इस पे चर्चा करेंगे। सांख्यिकीय विश्लेषण और आरेखन और चित्रण, इसमें पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे उसमें मुख्य रूप से सांख्यिकी से संबंधित एक प्रश्न होता था और आरेखन और चित्रण से संबंधित प्रश्न होते थे, एक प्रश्न। लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह ट्रेंड आया है कि इसमें डेटा एनालिसिस से भी संबंधित प्रश्न आने लगे हैं। तो उन डेटा एनालिसिस के प्रश्नों पे हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि इन प्रश्नों को हम छोड़े नहीं। वो कभी कभी हम जब प्रश्न देखते हैं तो उन प्रश्नों में काफ़ी दिखने में वो बड़े लगते हैं, लेकिन चूंकि उनका जब हम सॉल्व करते हैं तो वो काफ़ी कम समय में सॉल्व हो जाते हैं। तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी कि डेटा एनालिसिस वाले प्रश्न हमारे प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का हम प्रयास करें। इन प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह देखना होगा पिछले 3-4 साल के प्रश्न उठा के और उन प्रश्नों के रिवीजन करते हुए उससे संबंधित उस आधार पे जितने प्रश्न हैं, जो बुक्स हमने पहले रिकमेंड की है या फिर जो भी आपने खरीदी है बुक, उन बुक्स का बार बार रिवीजन करते हुए बार बार प्रैक्टिस करना। इसमें सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। अभी हम बताएंगे कि प्रैक्टिस किस तरीके से करना है। पहले हम एक बार पूरे सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। ये हमारा सिलेबस है। जब तक हम सिलेबस सामने नहीं रखेंगे तब तक हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों से भटक जाएं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम इसे डेटा एनालिसिस या कोई भी हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को हम समय के साथ बद्ध कर और इसे प्रयास करते रहें और अपना रिवीजन और लिखने का प्रैक्टिस करते रहें। अब हम आते हैं सेकेंड पेपर पे कि सेकेंड पेपर में क्या क्या है। सेकेंड पेपर में मुख्य रूप से भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल तथा भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और उसका प्रभाव, यह अप्लाइड पेपर माना जाता है कि यह पूर्णतः अप्लाइड पेपर है और इसको हम बहुत गेस नहीं कर सकते। जैसे फर्स्ट पेपर में इनमें से कुछ बातें गेस हो जाती हैं। फर्स्ट पेपर की बहुत सारे जो हमारे एक सेक्शन है हिस्ट्री, उसमें गेस हो जाता है। बट सेकेंड पेपर में जब हम आते हैं तो राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनमें कुछ गेस होता है कि राष्ट्रपति का पूछा है या उपराष्ट्रपति का पूछा है या मुख्यमंत्री का पूछा है, तो ये पूछेगा। बट इसमें भी बहुत संभावना नहीं होती। इसके लिए हमें भारत तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था जो पॉलिटिकल है उस पर विशेष ध्यान देना होगा और हमें बीते वर्ष के प्रश्नों को
प्रश्नों पर विशेष चर्चा करनी होगी। अब हम देखेंगे कि और साथ साथ इसमें पूरे वर्ष में जो पूरा वर्ष बीता है, इस समय में जो भी राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं या आगे आने वाले वो में परिवर्तन होने वाले हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा बिहार के भूगोल से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं, यह हमारे योजना और जो भी बिहार में योजनाएं चल रही हैं, भारत में योजनाएं चल रही हैं, और उसका हमारे जो लाभुक वर्ग है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको भी अप्लाइड वे में ही बना के पूछा जाता है। तो हम गेस करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो देखते हैं कि सीधे अप्लाइड क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस अप्लाइड को लिखने के लिए भी हमें पूर्व की तैयारी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी, नीति आयोग क्या है, तो पंचवर्षीय योजनाओं और नीति आयोग का हम एक साथ कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। इसी तरह जब हमें पता नहीं होगा कि हमारे यहाँ विभिन्न योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना है, या अभी आज के डेट में जो प्रधानमंत्री का आरोग्य योजना है, या प्रधानमंत्री का आवास योजना है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री द्वारा भी, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी आपकी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं के विषय में जब हमें विशेष रूप से पता नहीं है, जब तक हम पढ़े नहीं रहेंगे, तब तक हम कैसे उल्लेखित कर सकते हैं कि उनका प्रभाव क्या रहा और उससे कितने लोग वंचित हैं, या उसमें क्या कमियां हैं, हम क्या सजेशंस दे सकते हैं। क्योंकि किसी भी योजना से संबंधित प्रश्न लिखने के क्रम में हमें इन बातों पे विशेष ध्यान देना होगा, हमें इन बातों को लिखना होगा कि उस योजना के पीछे सरकार की क्या मंशा थी, और जब वह वास्तविकता के पटल पे आ रही है तो उसकी किस तरीके से वह क्रियान्वित हो रही है, उसमें क्या लाभ हो रहे हैं, और उससे क्या क्या और उसको विकास करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने होंगे। तो इस प्रकार से हम योजनाओं से संबंधित प्रश्न को अप्लाइड वे में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, अगर हम थोड़ा थोड़ा इन पे चर्चा करते रहें। इस पे चर्चा विशेष आवश्यक होती है। अब हम देखें, हमारा एक चैप्टर है साइंस एंड टेक का, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन भी अप्लाइड क्वेश्चन की तरह ही अप्लाइड ही आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन लिखने के लिए हमें जो भी एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक शुरुआत से लेके और अभी तक की जो क्रमिक विकास हुआ है उसको देखना है। हमारे स्पेस में हमारे कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, चाहे चंद्रयान है या फिर मिशन मंगल है या फिर अन्य जिस प्रकार की योजनाएं हैं। इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये दोनों चीज़ें कह रहा है, सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं कह रहा है, यह साइंस को भी कह रहा है। इट मीन्स कि हमें वो सारे एरिया कवर करने होंगे जो साइंस से रिलेटेड है, हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों से जुड़े हुए हैं। जैसे अभी कोविड-19 का बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है, बहुत ज़्यादा सभी पूरा देश पूरा विश्व इससे ग्रसित है, त्रस्त है। तो इससे संबंधित सारी जानकारी रखने की अपेक्षा आयोग हर विद्यार्थी से करता है। हो सकता है कि वह सीधे कोविड-19 के क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन वायरस से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, वायरल समस्याएं हैं, उसको पूछा जा सकता है। और इसके साथ साथ जो हमारे वातावरण में प्रभाव हम देखते हैं, वातावरण को शुद्ध करने के लिए आजकल बहुत सारी समिट हमारे यहाँ बहुत समय से हो रहा है, तो इस पे हम एक विशेष फोकस बनाए रखें, इस पे हम एक सामान्य समझ बनाए रखें, यह भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए इन्वायरमेंटल चेंजेस और इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हमारे आ रहे हैं उन पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी एक समझ होनी चाहिए कि हमें अपने घर में रहना है तो किस तरीके से रहना है, और समाज के आसपास में जो साइंस का उपयोग है, जो अप्लाइड साइंस का प्रयोग है, उसके लिए क्या क्या होता है, किस प्रकार से प्रयोग होता है, इन सभी बातों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कचरा निपटान चूँकि एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है वैश्विक स्तर पे, और सिर्फ कचरा कितने प्रकार का होता है वह भी हम बनाएंगे तो एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। जैसे कि सूखा कचरा है, गीला कचरा है, या फिर मेडिकल वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, अन्य प्रकार के वेस्ट हैं।
तो इन वेस्ट का कैसे निपटान करना है और इनको कैसे किस प्रकार से इस पे चर्चा करनी है, यह हमें जानकारी होनी चाहिए और इससे संबंधित हमारे पास तथ्य होने चाहिए कि हमें क्या लिखना है अपने अपने एग्जाम्स में। इसके साथ साथ अब हम आते हैं कि हमें प्रैक्टिस किस तरीके से करनी। हमने ये सिलेबस डिस्कस किया कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है और उसको किस तरीके से समझ बनानी है, लेकिन अब इतने कम समय में हम किस प्रकार से एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, यह भी एक बहुत अच्छी रणनीति होनी आवश्यक है। क्योंकि शिव खेरा की एक बात मुझे याद आ रही है कि जीतने वाले कोई काम अलग से नहीं करते, उनको काम करने का, उनके काम करने का तरीका अलग होता है। तो हमें वही स्मार्ट तरीका अपनाना होगा कि उस स्मार्ट तरीके से काम करके हम इतने कम समय में किस प्रकार अपनी स्ट्रेटजी बना के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो सबसे पहले तो हमें बीते वर्षों के प्रश्न जो हैं हमारे, उनको लेके जब हम पे पता है कि हमें 6 घंटे का एग्ज़ाम एक दिन में देना है, क्योंकि दोनों सिटिंग में एग्ज़ाम होना है, तो हमारे पास सबसे ज़रूरी है कि हमारे हैंड में उतनी ताकत होनी चाहिए, उतनी स्पीड होनी चाहिए कि हर 3 घंटे और 1 घंटे के अंतराल के बाद पुनः 3 घंटे लिखने की क्षमता हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जानते बहुत कुछ हैं और हम उसे लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि समय का अभाव होता है और हमने लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी होती है। तो मेरा सबसे यही सुझाव है कि आप पहले तो अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई करें, नो डाउट वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि आप प्रतिदिन आज से 6 घंटा लिखने की प्रैक्टिस प्रारंभ कर दें और हर सेक्शन से उसी प्रकार क्वेश्चन बनाएं और उन क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस करें। पहले उस क्वेश्चन बनाने के लिए ज़रूरी है कि जब आप पूर्व के वर्षों के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लिखेंगे, तो आपको एक स्ट्रेटजी बन जाएगी, दिमाग में एक आइडिया बन जाएगा, अच्छा इस प्रकार के क्वेश्चंस को लिखना है। मार्केट में क्वेश्चन के आंसर्स भी उपलब्ध हैं, आप चाहें तो उनको भी ले सकते हैं, लेकिन अपने क्वेश्चन अपने शब्दों में लिखने के लिए आयोग हमेशा से ही आपसे और हमसे यह अपेक्षा करता है कि हम अपने शब्दों में क्वेश्चन लिखें। तो आप देखने के लिए उन क्वेश्चंस को ले सकते हैं और फिर अपनी भाषा में उसे परिणत कर सकते हैं। दूसरा है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि इतने पढ़ाई के बाद हमारे क्लासेस में हम लोगों ने और भी डिस्कस किया है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें सीधे सिलेबस उठाना है और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को लिखना है। क्योंकि समय बहुत कम है, सिलेबस उठाया, प्रतिदिन 6 घंटे का राइटिंग का एक्सरसाइज और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी। उस 6 घंटे में हमें अपने अपने सेक्शंस बनाने हैं, 3 घंटा हमें ये करना है, 3 घंटा ये करना है, और दोनों पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें वो 6 घंटा देना है। लेकिन उसके बाद हमें देखना है कि हमारा स्कोरिंग सेक्टर कहाँ कहाँ है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्टर हमारा सांख्यिकी है। अगर हम चाहें तो इसमें अगर हमारा 75 नंबर का है तो 75 में 75 हमें मिल सकते हैं। हिस्ट्री में हमें 75 में 75 की अपेक्षा नहीं हो सकती है, इसलिए हम हिस्ट्री के जो सेगमेंट सेक्शंस हैं, जो भी हमारे लिखे हुए हैं, उसमें हम नहीं अपेक्षा कर सकते हैं कि वो हमारा 100% मार्क्स देगा, बट स्टैट हमारा 100% मार्क्स दे सकता है। साइंस, टेक, इकोनॉमी के जो सेक्टर्स है, जब हम उसकी एक अप्लाइड वे में तैयारी कर लेते हैं तो उसमें भी हमें मार्क्स मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। हमें लिखना किस तरीके से है और किन किन कौन कौन से टॉपिक हमारे बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। अभी के लिए होप कि आपको यह स्ट्रेटजी अच्छी लगे और आपके लिए लाभदायक हो। थैंक यू।